अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं ज़फ़ीर गनी। आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं और इस अज़्म के साथ और इस अहद के साथ कि पाकिस्तान को यूं ही तरक्की करते हुए देखते रहेंगे और ख़ास तौर पे हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी करते रहेंगे। 79 ईयर्स का पाकिस्तान हो गया है। इन सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया और किस हद तक उन जो मकासद थे पाकिस्तान बनाने के, क्या वो अचीव हुए और आज़ादी का सही मानों में जो मतलब था वो हम पूरा कर सके या नहीं। साथ ही साथ अगर वतन अज़ीज़ की बात करें तो बेशुमार चैलेंजेस का सामना था पहले दिन से, और आज इतना अरसा गुजरने के बाद क्या हम सही मानों में अपने उन मकासद को हासिल करने में किस हद तक कामयाब हुए। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं आज के पाकिस्तान में, तो आज भी हमें बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, जहां हम पूरी दुनिया में अपने सफारती सतह पे और अपनी दिफाई जो कामयाबियां हैं उनका लोहा मनवा रहे हैं। साथ ही साथ माशी चैलेंजेस का सामना हमें है, लेकिन उससे भी उसकी जो हिकमत अमली बनाई जा रही है वो भी बड़ी दिलचस्प है। और अब वो आज हम रखेंगे, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि इस पूरे अरसे में जितना एक्सपीरियंस रहा उनका और पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करने के लिए, और आने वाली जो नस्ल है, आज की जो जनरेशन है जिसको जनरेशन ज़ी कहा जाता है, वो किस हद तक मोटिवेटेड है और वो इस पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं, उनके मकासद क्या हैं और पाकिस्तान को लेकर मोटिवेशन क्या है। इन तमाम इश्यूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की और आने वाले मुस्तकबिल की, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमारे नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया हैं और किसी भी मुल्क का वो सरमाया होते हैं। वो किस तरह देख रहे हैं इस पाकिस्तान को। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर सैयद करार हुसैन, सीनियर दिफाई तज़ियाकार हैं, राइटर हैं और हमेशा आप उनकी शायरी, हालात हाज़रा पे कॉलम और टीवी टॉक शोज़ में आप उनको देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जश्न आज़ादी मुबारक हो, बहुत बहुत आपको बहुत मुबारक, खैर मुबारक। और आपके नाज़रीन को बहुत जी, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं महक अज़ीज़, सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा जर्नलिस्ट भी हैं। महक, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक और बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा अहमद, रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रेसिडेंट हैं कैप की एक थिंक टैंक है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वेरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में। डॉक्टर साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, और आप सबको मेरी तरफ से भी यौम आज़ादी बहुत मुबारक। अहमद खान काकट हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक यूथ का नाम है और सदर हैं आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक यूथ के। इसके अलावा आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और ख़ुशी ये होती है कि जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का और पाकिस्तान का एक की जी कंट्रीब्यूशन जब हम कहते हैं तो उसमें उसका ज़ामिन है। उसकी नुमाइंदगी करते हुए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराते हैं और इस कम उम्र में बड़े ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं उनकी पाकिस्तान के लिए। अहमद खान काकड़, खुश आमदीद आपको भी। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह देखते हैं आज़ादी हम मना रहे हैं, चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। आज चूँकि नौजवानी की उम्र से आप गुजर गए, क्योंकि आज भी आप यंग लग रहे हैं, लेकिन क्या उस वक्त के अचीवमेंट्स क्या थी या क्या चैलेंजेस थे, और आज की नौजवान नस्ल जब हम बात करते हैं तो चूँकि अगेन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब हम बात करते हैं और उनको आज के दिन अगर हम याद ना करें तो ये भी गलत होगा। उन्हीं का फरमान है कि सरमाया है हमारे नौजवान नस्ल। तो नौजवानी आपने भी गुजारी, आज की नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे और अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए कैसा सफ़र रहा ये 79 ईयर्स का। ज़फ़ीर गनी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा उन लोगों के साथ जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अमली तौर पे हिस्सा, जो किताब आपको दी थी नकल मकानिया और बेसर बिल्कुल ऐसे ही है। दो फोर्सा जनरल ने माशाल्लाह उसका दिबाचा लिखा है। उसमें मैंने जिक्र किया, मेरे दादा जब पाकिस्तान बना तो अपना एक जवान बेटा
सिखों के हाथों खो के आए। और मेरे दादा बहुत साल तक जिंदा रहे और जब बताया करते थे मुझे, जी चूँकि पंजाब तकसीम हो रहा था और पंजाब की तकसीम के खिलाफ थे सिख, तो जो लोग यहाँ आ रहे थे उनको वो जुल्म सितम का निशाना बना रहे थे। और इसी तरीके से अच्छा, मेरे एक अंकल ठीक, को शहीद बिल्कुल। कर दिया। ये हम सुनेंगे आपकी ये स्टोरी भी, थोड़ी सी ऑडियो का आ रहा है इशू, और उसके बाद फिर हम आपकी ये पूरी स्टोरी सुनेंगे कि ये वो दर्द है, ये वो तकलीफ़ है, ये वो सही मानों में कुर्बानियाँ हैं जिनको हमें याद रखना है और इनसे सबक हासिल करना है। महक, किस तरह देखती हैं चैलेंजेस होते हैं और हैं, लेकिन फ्यूचर भी है, यही पाकिस्तान है, इसी पाकिस्तान में हमने रहना है और इसी पाकिस्तान ने हमें पहचान दी। कितने चैलेंजिंग सूरत हाल के बावजूद ज़ाहिर है आप सोसाइटी में यूथ के लिए काम करती हैं, आपके व्लॉग्स हों या वैसे कंट्रीब्यूशन, नापा के लिए आपने काम किया, क्या कहना चाहेंगी इस स्पेशल डे पे? एक चीज़ तो है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, वो बहुत मोटिवेशनल हमें दिखती है। पाकिस्तान को वो जो है उसके चैलेंजेस से आगे देखती है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम पाकिस्तान में फ़ेस कर रहे हैं वो अदम बर्दाश्त का है और इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो अब बहुत डिफरेंट हैं, वो इंडिविजुअलिस्टिक दौर में आ गए हैं और अपनी पहचान बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और पाकिस्तान से शिकवे शिकायतें करना उन्होंने थोड़ा कम ही कर दिया है और शायद तवक्कुआत ही कम रखना शुरू कर दी हैं। लेकिन ये है कि आगे बढ़ने की जो लगन है और एज अ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रिकग्निशन हासिल करने की जो उनकी एक सिमत है वो काफ़ी हमें विजिबल दिखती है कि वो जो है फ्यूचर के हवाले से पॉजिटिव है। और वे ये नहीं देखते कि उनको स्टेट ही सपोर्ट करे या वो कितनी हद तक सपोर्टेड है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उनके लिए एक ऐसी जगह बने जहाँ पे उनको रिकग्निशन मिले और अपना नाम बनाने पर और बाकी अपने लिए काम करने पर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं। फोकस रहना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात की आपने। और यही वो है कि अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, शिकवे शिकायत चलते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इसी मुल्क ने हमें पहचान दी और कंट्रीब्यूट भी हमने इसी मुल्क के लिए करना है। डॉक्टर साहिबा, किस तरह देखती हैं आप, माशाल्लाह से थिंक टैंक रन कर रही हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं थ्रू आउट, हम देख रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट्स भी होते हैं, एक्टिविटीज़ भी, और जिस एरिया को आप रीच आउट कर रही हैं वो है एकेडमिया, और यंग स्कॉलर्स आपके इस फोरम से आगे निकलते हैं और सफारती सतह पे वो कामयाबियाँ भी समेट रहे हैं। हालिया तारीख में भी हमने देखा। इस ख़ास दिन की निस्बत से क्या पैगाम देना चाहेंगी और कितनी मोटिवेटेड है हमारी यूथ? स्टूडेंट्स को आप पढ़ाती भी हैं, उनके साथ आपकी इंगेजमेंट्स रहती हैं, क्या स्पार्क नज़र आ रहा है आज की हमारी जनरेशन जी में आपको? अच्छा, मैं ज़फ़ीर महक की इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करूँगी कि इस वक्त आप जिनको जेंजी कहते हैं, आज के जो नौजवान हैं, ये इंडिविजुअलिस्टिक जो एक सोच या अप्रोच के साथ अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वजह यही है जो आपने भी कहा और यकीनन हम सब जानते हैं कि अमूमी तौर पे एक मायूसी है और ये एक ऐसा सच है कि जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसको देखते हुए और थोड़ा-सा मैं इसकी ज़िम्मेदारी लूँगी, मैं जेन एक्स से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारे जो और बुज़ुर्ग इस वक़्त पाकिस्तानी मौजूद हैं, हमें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि आज अगर वो थोड़े से जो जेन ज़ी है, अगर उनके अंदर मायूसी है या अदम बर्दाश्त है या जो भी आप जिसको लफ्ज़ दे दें, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमने उनके लिए बहुत ब्राइट एग्ज़ाम्पल सेट नहीं की, एक अच्छा मायूसी मॉडल तो नहीं स्टेट है, बना आई के थिंक नहीं किया। मायूसी से लेकिन ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है शायद, अब मेरी आपकी हम कह एज के सकते हैं, एज ब्रैकेट के, बिल्कुल। या जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया, हुँ। अब तो एक कम्युनिकेशन गैप है आज की जेंजी को हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या आप यूँ कह लें कि ट्रांजिशन जो होनी चाहिए थी शायद उस तरह नहीं हो सकी, तो हाँ, वो एक एक होता है ना गैप हमें विरसा नज़र आ होता रहा है। है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू हाँ, कीजिए। जी ज़फ़ीर एक विरसा होता है ना, हर जी कौम अपनी जो नई जनरेशन होती है उसको कुछ चीज़ें खुद से देती है तैयार करके, तो शायद हमारी कोताही है, हम वैसे नहीं कर सके, लेकिन अभी वक़्त गया नहीं आज से
क्योंकि आप आज के ऊपर ही खड़े होकर अपना मुस्तकबिल बिल्ड करते हैं। जैसे आपने सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स का भी एक इशारा दिया, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा मैं तदरीस से वाबस्ता हूँ, बैरियर यूनिवर्सिटी में। तो मुसलसल मेरे तो इर्द गिर्द स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस एज में ही हैं जो जेंजी है, ठीक है। अब हम मुझे ये फील क्यों हुआ कि मुझे ऐसा कोई सेंटर बनाना चाहिए या इसका हिस्सा जी होना जी। चाहिए, वजह यही थी कि इन तमाम नौजवानों के लिए कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो रिसर्च और एकेडमिक इंगेजमेंट में बिलीव करता हो। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम इस वक्त हमें ज़रूर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि कायद का जो पूरा फोकस था नौजवानों को लेके ख़ास तौर पे, वो ये इस बात पे मुकम्मल यकीन रखते थे कि तालीम अगर आपने हासिल नहीं की या किसी भी कौम ने हासिल नहीं की तो वो तो एक तरह की खुदकुशी है। ठीक। तो जो आपकी अपनी कैपेसिटी है, सबसे पहला फोकस जो है आप तालीम पे करें। और इसीलिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या अर्बन सेंटर्स की बात नहीं हो रही है, इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हंगामी बुनियाद पे एजेंडा आज के दिन अगर हम बना लेते हैं कि तालीम हमारा फोकस होगा प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, तो शायद हम इंशाल्लाह आगे आने वाले यौम आज़ादियों में बहुत बेहतर गुफ्तगू कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मैं जब वापस आपकी तरफ आऊँगा तो चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स पिछले दिनों जो कैब के मेंबर्स भी थे, उन्होंने यूएन में जो नुमाइंदगी की, उनका एक्सपीरियंस भी आपकी ज़बानी हम सुनेंगे। हमाद, आप इंटरनेशनल फोरम्स पे हम आपको देखते हैं और बड़ी यंग एज में, फिर जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं बहुत से गिले शिकवे होते हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा भी कह रही थी, महक भी, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो हमारे ये शाहीन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, वो इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारी वो नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं और ख़ास तौर पे आज की जो नौजवान नस्ल आपको देख रही है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़फ़ीर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू के ऊपर जो है ये प्रोग्राम आपने बनाया है। सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान का के लिए आज का दिन जो कि पाकिस्तान का 79th इंडिपेंडेंस डे है, इस पे अगर आज के यूथ अगर हम कमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें ये है कि स्टार्टिंग में मोहम्मद अली जिन्ना का जो माइंडसेट था पाकिस्तान के हवाले से, अगर हम उसको कीप करते हैं और वो माइंडसेट अगर हम फ्रंट पे लाते हैं जो कि उनका माइंडसेट था और वो फॉलो किया जाता, तो आज पाकिस्तान आज दुनिया के उन ममालिक की सफ़ों में खड़ा होता है कि जहाँ पे जो एक ख्वाब हम देखते हैं आज के पाकिस्तान दुनिया के फैसले करे, तो आज शायद हम वहाँ पे खड़े होते, जो कि नहीं हो सका। और फिर बीच में मसले ये पाकिस्तान के कि इंटरनेशनली हम ज़्यादा बाउंड है कि कभी हमें चाइना की तरफ हमें झुकाव ज़्यादा रखना पड़ता है, कभी हमें यूएस की तरफ झुकाव रखना पड़ता है, और हमारी पॉलिसीज़ ऐसी जिनके हाथों में हमारी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट्स में, वो इन पॉलिसीज़ को शायद टैकल करना नहीं जानती या उनकी भी मजबूरी है। अगर वो पॉलिसीज़ आवाम की मंशा से वो पॉलिसीज़ बनती और वो उन पॉलिसीज़ में राय ली जाती आवाम की, जिन्होंने इनको पार्लियामेंट भेजा, जिन्होंने इनको इख्तियार दिया, तो शायद आज पाकिस्तान किसी और मकाम पे खड़ा हुआ होता। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान का जो वक़ार है वो पहले भी था, आज भी उनका किरदार वही के वही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आता है हमारे पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लियर नहीं होती कभी। कभी पॉलिसी हमारी जो है वो किसी एक मुल्क की तरफ चली जाती है, कभी दूसरे मुल्क हमारे की तरफ इसमें चली तो कोई जाती है। शक नहीं, ये सारा पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी ही का हिस्सा भी होता है। बट पर्सनली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरनेशनल फोरम पे? हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहता है, ख़ासकर यूएन के फोरम्स के ऊपर हमने पार्टिसिपेट किया है, ओआईसी के फोरम्स के ऊपर हमने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पे जब हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ख़ासकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस वक्त 30 ओआईसी मेंबर स्टेट्स में काम कर रही है हमारे अंडर। और रिसेंटली हमने पाकिस्तान में सेकंड इस्लामिक यूथ जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज करवाई थी अक्टूबर में, जिसमें 27 इस्लामिक स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस्लामाबाद में, जिसका मेन मौजू ये था कि पाकिस्तान को हम एज ए हेडक्वार्टर पेश करें मुस्लिम यूथ के लिए, कि मुस्लिम यूथ यहाँ के जमा हो और यहाँ से हम एक मैसेज दें पूरी मुस्लिम उम्मा को कि पाकिस्तान मुस्लिम यूथ के हेडक्वार्टर के तौर पे आपको न बल्कि सुनेंगे बल्कि आपके मसाइल के हल भी यहाँ से ही निकाले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और ज़ाहिर ये हल होने भी चाहिए। बगैर सब गुफ्तगू आप अपना पस मंज़र बता रहे थे, कुर्बानियाँ, अभी गुफ्तगू अपने बाकी पैनलिस्ट की भी सुनी। एक तो हम ये स्टोरी आपकी सुनना चाहेंगे।
और दूसरा ये कि आप कैसे रिलेट करेंगे आज की नौजवान नस्ल के साथ इस स्टोरी को? फिर भाई मसला ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने जब आँख खोली तो उन लोगों के दरमियान खोली जिन्होंने प्रैक्टिकली कुर्बानियाँ दी थी और जिनको अंदाज़ा था कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। उसके बाद जैसे हमारे दोस्त ने भी कहा कि शायद हम उस मंजिल पे नहीं पहुंच सके। इसमें मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। जी। कहते हैं जिसे लोग कहते हैं ज़िंदगी वो तो हादिसों का हजूम था। वाह। जिससे लोग कहते हैं ज़िंदगी वो वो तो तो हादिसों का हजूम था। ये तो कहिए मेरा ही ज़र्फ था जो दरमियान से गुजर गया। अरे वाह। देखिए कायद-ए-आज़म ने बहुत अच्छा ख्वाब देखा, उसके साथियों ने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका एक साथ वाला पड़ोसी जो आपसे 6 गुना बड़ा है वो इस तकसीम के ख़िलाफ़ था। बिल्कुल। उसी दिन से उसने सोचा था कि इसको दोबारा अखंड भारत बनाना है। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस कुर्रे अर्ज़ पे जिस नक्शे पे पैदा किया ना, वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्टेट का इंटरेस्ट का एरिया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो। तो इस वजह से हमारे यहाँ मसाइल इसलिए पैदा होते गए कि हर बड़ी ताकत ने चाहा कि उसका इंटरेस्ट यहाँ पे सेफ गार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ बंदे हों जो उसको बुरे वक्त में उसके काम आए। इसके अलावा हुआ क्या, हमारे यहाँ जब पाकिस्तान नया नया बना सैलाब बहुत आते थे। सही। बांग्लादेश में बहुत सैलाब आते थे, इस पाकिस्तान में अभी आते हैं। तो आपने जो पैसा अवाम की तरक्की पे लगाना था, हर दूसरे साल इतना बड़ा सैलाब आ जाता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। आप तो कश्मीर से बिलोंग कर दो ना, आपको पता है एक बारिशों में क्या हाल हो जाता है। पूरी की पूरी चट्टान नीचे, पूरे का पूरा दरिया बंद, कोई नया डैम अता बाद झील जैसी चीज़ें आ जाती हैं। ये मेरे हिसाब से अल्लाह ताला का इम्तिहान है हमारे लिए, इस जन जी के लिए, कि अल्लाह ताला के ईमान पे आप कायम रहो। जैसे कहते का ईमान, तंजीम, इत्तेहाद। बिल्कुल। तो ईमान बरकरार रखो। मुश्किल वक्त में आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई दिनों की मुश्किलात याद होंगी तो आपको फिर रियासत मदीना के समरात भी मिलेंगे। मैं अभी भी कहता हूँ अगर जो कायद-ए-आज़म ने असूल दिए थे, सबसे पहले तो आप देखें आप में इत्तेहाद कहाँ है, इत्तेहाद लाएं, ईमान अल्लाह पे रखें, और उसके बाद फिर आप देखें कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अच्छे बुरे वक्त कौमों की ज़िंदगी में आते हैं। देखें आपके सामने ईरान है, कब से सैंक्शन का शिकार है, अपना तेल नहीं बेच सकते, किसी से सौदा पैसों का नहीं ले सकते, लड़ा है ना। ये वो ईमान है उनका अल्लाह ताला के ऊपर, जिस ईमान की ताकत पे वो लड़ रहे हैं। आप यकीन करें पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतने कुदरती वसाइल दिए हैं, ह्यूमन रिसोर्स में पाकिस्तान दुनिया के टॉप के मालिक में है। इश्यूज़ तो है ना, इश्यूज़ ये हैं महक के सब कुछ टेबल के ऊपर ऑप्शंस हैं, उनको बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, तो शायद इसलिए कोई शिकवा करते हुए हमें आज नौजवान नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत सारे यानी जो खित्ते के इश्यूज़ हैं वो तो प्रॉब्लम्स हैं ही। आप किस तरह देखती हैं, ज़ाहिर है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, चांस मिलने की बात हो, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हमारे ही जो बच्चे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टैलेंट तो है हमारे पास, कहना कि उसको मौका मिलने की देर है। महक, ये अपॉर्चुनिटीज़ और ओवरऑल जो हमारे पास बेसिक लाइफ रिसोर्सेज हैं उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ही इसको बहुत ज़्यादा हमारे लिए हर्डल्स हम बनाती हैं, क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं अगर वो सड़कों के टूटे हुए हाल देखेंगे और जब वो ये देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन आगे जाके स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है जो कि उनको इब्तदाई तौर से नहीं मिला होता है। और फिर लाइकवाइज जो लोग अपने आप को स्किल्ड कर लेते हैं वो फिर अमेज़ॉन या ई कॉमर्स में डिफरेंट तरीके से वो लोग ग्रो कर रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अभी अपनी जो डिजिटल अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के सताए हुए शायद हालात से सताए हुए नौजवान थे जिन्होंने समहाउ अपने लिए कुछ जनरेट किया, और स्टिल लोग अभी भी जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जो भी स्किल सेट्स को लर्न कर रहा है
उसके लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ना ही उनके लिए ग्रोथ की कमी है। बिल्कुल। आ रहा है अब, यानी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की हद तक नहीं, रोड्स की बात करें, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वो मैनेज नहीं कर पा रहे, आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये वो सहूलतें थी जो हमारे सियासतदानों ने, हमारे हुक्मरानों ने देनी थी, तो वो ज़ाहिर बेहतर तरीके से दे नहीं सके, जिसके ऊपर हमारी नौजवान नस्ल जो है, नौजवान क्या सबको ही ज़ाहिर इशूज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सोशल डेवलपमेंट हमारे यहाँ नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए थी, प्राइवेट सेक्टर में उस तरह की डेवलपमेंट्स नहीं हो रही। डॉक्टर साहिबा, गुफ्तगू आपसे भी पहले हो रही थी, आप की कंट्रीब्यूशन है, अगेन मैं कहूँगा कि ज़ाहिर है जिस तरह महक भी कह रही थी और बीडी साहब ने भी कहा कि चैलेंजेस तो होते हैं, इम्तिहान तो ज़िंदगी है और इन्हीं के साथ आपने आगे बढ़ना है, लेकिन आपका ये फोरम और इस फोरम से बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे मेंबर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। रिसेंटली कुछ मेंबर्स जो हैं वो इंटरनेशनल फोरम्स पे भी गए हैं। कंट्रीब्यूशन की हम चूँकि बात कर रहे हैं, तो आप ऐड ऑन कर सकेंगे हमारे नाजरीन के लिए कि क्या क्या अचीवमेंट्स रही अब तक की? अच्छा, तो फिर ये जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, अगेन थोड़ा सा अफसोस भी होता है बताते हुए, खुशी तो खैर बहुत है कि माशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाके रिप्रेजेंट करना, सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को किया, तो समझे पाकिस्तान को किया, पाकिस्तानी यूथ को किया। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ। लेकिन मसला ये है कि ये इंडिविजुअल केसेस हैं, हमारे पास हो सकता है कि आयशा सैयद और लुकमान अहमद, जो हमारे 2 मेंबर्स हैं, एक कराची से हैं और एक लाहौर से हैं, इनके पास देखिए सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम होता है कि इनके ये स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई इस तरह का चैनल नहीं होता, कोई ऐसी मेंटोरिंग नहीं होती कि जिसके ज़रिए वो कनेक्ट कर सके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो लुकमान की तरह, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हो आयशा सैयद की तरह। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल या इंडस्ट्रियल या कॉर्पोरेट के साथ लिंकेजेस होने चाहिए, वो स्टूडेंट्स फिर इधर उधर प्लेटफॉर्म्स ढूंढते हैं। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैब ने उनको एम्पावर किया, वो पहुँचे वहाँ पे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी ज़फ़ीर, के हमें अब ना थोड़ा सा अपनी जो यौम आज़ादी की जो भी हम ट्रांसमिशंस करते हैं, सेलिब्रेशन अपनी जगह, ज़ाहिर है आज़ादी से बढ़ के तो कोई नेमत है ही नहीं। ठीक। अल्लाह ताला ने ये हमें बगैर किसी मेहनत के ही हमें दिला दी। हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की ज़रूर इसके अंदर कुर्बानियाँ हैं, लेकिन हम तो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, ठीक है। लेकिन फिर उसको मेंटेन करना और फिर उसके साथ तरक्की की तरफ जाना, आपको ना थोड़ा सा अपना जो अप्रोच है उसको बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा। ठीक। हमें तो रिवायती जो एक सोच है ना सिक्योरिटी की, इसको इसका एक अल्टरनेटिव व्यू देना पड़ेगा। अब जो आपकी सिक्योरिटी है, चाहे वो आवाम की हो चाहे वो स्टेट की हो, दोनों सूरतें में इस वक्त है कि जब किसी भी रियासत की सिर्फ बाउंड्री सेफ ना हो, उसकी फ़ज़ा सेफ ना हो, उसका समंदर सेफ ना हो, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो अवाम है, उनके जो शहरी हैं वो महफूज हों, उनके पास स्टेबिलिटी हो, उनके पास मुल्क के अंदर ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि जिसकी वजह से यहाँ से ब्रेन ड्रेन ना हो। ये कोई मजाक नहीं है। लाखों नौजवानों का, स्किल्ड नौजवान, पढ़े लिखे क्वालिफाइड नौजवान यहाँ से चले जाएं और हम ये कहें कि ये तो नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। क्या इतनी ही तादाद में पाकिस्तान में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इधर से लोग आ रहे होते हैं? अगर ये इतनी ही नॉर्मल प्रैक्टिस है तो हमें इस पे सोचना चाहिए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जब आप टीवी पे हमें लेकर आते हैं, हमारे यंग बच्चे जो हैं वो भी अपने पॉइंट रेज कर रहे हैं, तो हम गुफ्तगू का डायरेक्शन इस तरफ क्योंकि लेकर नहीं आना चाहते। शायद आपको फोकस इस पे करना बिल्कुल ठीक पड़ेगा। कह रही है। और ये डॉक्टर साहब हमारा खासा रहा हमारे चैनल का, हमारे प्रोग्राम्स का, कि हम बिल्कुल, इस आपका तरह तो के है ही है। रिवायात से हट कर, और आज के पैनल में भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको वो लोग मिलेंगे जो रेगुलर बेसिस पे टीवी तो टॉक शोज़ ज़फ़ीर का आपकी हिस्सा। क्वालिटी है। नहीं थैंक यू नहीं, ये सो मच। आपकी क्वालिटी है, मैं इसको हमेशा हर जगह हाईलाइट करती हूँ कि ज़फ़ीर एक ऐसे एंकर पर्सन है जो कि तलाश में रहते हैं कि कोई उनको जेनजी, कोई नौजवान ऐसा मिल जाए जो अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो मुझसे भी पूछ रहे होते हैं कि मैं उनको रेफ़र करूँ, तो ये तो आपकी क्वालिटी है। हम और यही ओवरऑल हमने पाकिस्तान करना है। ज़रा हम आप जो कर सकते हैं वो हमने करना है, और बाकी हुकूमतों ने जो करना है वो कर ही रहे हैं बेचारे। तो मैं तो बेचारे ही नहीं कहूँगा आपको करवाना पड़ेगा। नहीं, मीडिया तो में डिस्कोर्स हम तो होता है। यही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं एग्जैक्टली। और इंशाल्लाह ताला करेंगे भी। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो अपग्रेड हो रही हैं, तो अल्लाह करेगा चीज़ें बेहतर होंगी। हमाद, आप चूँकि पॉलिटिकली जब हम बात करते हैं, और ख़ासतौर पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें
नौजवान नस्ल अगर ज़ाहिर आप यूथ की नुमाइंदगी करते हैं और अब वो आपके मेंबर्स बनना चाहें तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, और प्लस ये कि पॉलिटिकली क्या आप उनको पॉलिश करते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं कि वो आगे आकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें अपने अपने एरियाज़ की? जी ज़फ़ीर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप जो है वो हमने लिमिटेड रखी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है कि हम चीज़ों को हैंडल करके चलें। और दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकली आपने बात की तो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है हमारा, जी। वो तो नेशनल के ऊपर टोटली नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो समहाउ पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड ही है, क्योंकि हम इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। मेरी इंटरव्यूज़ है डिफरेंट मीडिया चैनल्स के साथ, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ में हो। वो इंटरव्यूज़ होती है फ़लस्तीन इशू के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर हमारी इंटरव्यूज़ होती है, और ख़ासकर जो कॉन्फ्रेंसेस हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो हम मुस्लिम कंट्रीज़ के रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए करते हैं। ख़ासकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स की है वो पाक अफ़गान टॉक्स के ऊपर की है हमने, कि दो कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर एक दूसरे के साथ वो शेयर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बॉर्डर लाइन है, जिससे हमारे यहाँ हमारे बिल्कुल, साइड 2600 किलोमीटर की सरहद है हमारी ये। जी। आर्थिंग होती है। तो वो उन दोनों के बीच में हालात बेहतर हो, उनकी यूथ को हमने इंगेज किया, हमारी यूथ को हमने इंगेज किया इस चीज़ में। साथ साथ में अगर हम देखें कि यूथ को हम एक तरह से एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं कि फ्यूचर दुनिया का किस तरफ जा रहा है। खासकर जो अभी यूएस ईरान वॉर चल रही थी, इसके ऊपर हमने काफ़ी सेशंस करवाए और हमने अवेयर किया कि नेक्स्ट अलार्मिंग सिचुएशंस क्या हो सकती है दुनिया के अंदर। अभी रिसेंटली मैं खुद पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं अज़रबैजान में हूँ, यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी ईरान यूएस वॉर को हम कवर कर रहे हैं उस रिसर्च के अंदर। तो ये चीज़ें हम यूथ को एक नया पर्सपेक्टिव, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ये था कि जी। यूथ को हम एक नया पर्सपेक्टिव दें, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो रहेंगे तो उनकी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं हो पाएगी जिसको अगर हम एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम डाल दें तो उनकी ठीक। ग्रूमिंग अच्छी खासी हो जाएगी, जो कि इतने कम अरसे में 5-6 साल के अंदर अच्छे खासे हमने लीडर्स बनाए, जो कि इस वक्त मेरी गैर मौजूदगी में भी सारी चीज़ें और डेलीगेशंस लीड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है हमाद, और ये अच्छी काविशें हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कर सकें, काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। इस तरह की कंट्रीब्यूशंस होनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर साहिबा का थिंक टैंक है। और ये वो अनसंग हीरोज़ हैं, मैं ये समझता हूँ, जिनकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनको उस तरह करज नहीं किया जाता, उनको सपोर्ट भी नहीं मिलती, बट फिर भी वो अपनी अपनी हैसियत में जैसे भी करके मैनेज कर रहे होते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आया हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और चैलेंजेस तो हैं। जिस तरह इन दो ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रोग्राम के अंदर हमें एक टेस्ट केस मिल गया कि दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो बिल्कुल मैनेज करके एक दूसरे की सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, सरकारी सतह पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं है लेकिन उसके बावजूद रिज़ल्ट्स दे रहे हैं। तो क्या अगर थोड़ी सी सपोर्ट हो उनको तो वो मज़ीद रिज़ल्ट्स और बहुत अच्छा ब्रांड जो है वो ला सकते हैं और ग्रूमिंग कर सकते हैं हमारी नौजवान नस्ल की। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। जश्न आज़ादी और जश्न की बात हो, मिली नगमे ना हो, जोश और जज्बा ना हो, ये कैसे मुमकिन है। और साथ ही साथ हमें अपने मकासद भी याद रखने होंगे। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ख़ासा ये है कि ये लिखते भी बहुत अच्छा हैं, ये बोलते भी बहुत अच्छा हैं, और बाकी पाकिस्तान के लिए इन्होंने सर्व किया और बॉर्डर पे हिंदुस्तान को धूल चटाई हमेशा, चाहे 65 की जंग हो, 71 की हो, कारगिल वार हो, और या फिर दिफाई महाज हों, लिखने बोलने या इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के। सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आज मिली नगमा हम इनसे सुनते हैं, उसके बाद फिर बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और पैनलिस्ट भी इंजॉय करेंगे, हमारे नाजरीन भी। ब्रिगेडियर साहब कुछ हो जाए मिली नगमा आज के निस्बत से। रज़ा भाई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन और जो मैं आपको ये कौमी नगमा सुनाने लगा हूँ, अमजद हुसैन का ये सुनाया हुआ है, गाया हुआ है, और आपको पता बहुत टॉप का हमारा वो फनकार था। आजकल तो नाते पड़ रहे हैं अमेरिका में, तो मैं पाकिस्तान के साथ साथ अमजद हुसैन को भी याद करता हूँ। बिल्कुल।
तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अरे इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस मुल्क के मुतालिक वो क्या कहता? जी जी। एक दियारे नूरो निखत वादिये मेहरान है। एक दियारे नूरो निकहत वादिये मेहरान है। नूर आंखों का मेरी खाके बलोचिस्तान है। एक दियारे नूरो निकहत वादिये मेहरान है। नूर आंखों का मेरी खाके बलोचिस्तान है। दिल है सरहद की जमी, अब सरहद को केपी कहते हैं उस तरह कहूंगा। दिल है केपी की जमी, पंजाब जिस्मो जान है। दिल है केपी की जमी, पंजाब जिस्मो जान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अरे इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अरे इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अरे ज़बरदस्त था, ये हम सबका पाकिस्तान है। बेशक, बेशक। मैं देख रहा था जब आप और नाजरीन ने भी नोटिस किया होगा, चूँकि हम इधर साथ बैठे हैं लाइव, शायद इस तरह ही बड़ा जोश है। और ये वो जोश है जो हमें भी बड़ा मौका मिला है बॉर्डर पे फ्रंट महाज पे जाके प्रोग्राम्स करने का। तो वो वाला जज्बा हमें आपके अंदर नज़र आ रहा था। क्या मतलब एक होता ना, हमें लगा कि आप बंदूक भी आपके हाथ में है और आप सरहद पे ही खड़े हैं। आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको अंदाज़ा होता है जब इंडिया के साथ टेंशन होती है तो जो बॉर्डर के साथ साथ लोग होते हैं ना, मैं खुद फौजी बाप का बेटा हूँ, हमें हम फील कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा वो फेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कारगिल की जंग में हमारे नदरन एरिया के लोगों ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया। जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, नया नया यूनिट में गया था। जहाँ से हम गुजरते थे जवान अपना खाना हमें दे देते थे। बच्चे जो स्कूल के लिए जाते हुए अपना लंच लेके जाते थे हमें दे देते थे। वो इसलिए होता था कि ये सारे के सारे लोग इस वतन से प्यार करते हैं। और आप यकीन करें, अभी पिछले साल आपने भी बहुत से प्रोग्राम कवर किए हैं, मार के हक में आपका ख्याल है अकेली फौज थी? नहीं, अकेली फौज के साथ मीडिया था, मीडिया के साथ पाकिस्तानी अवाम थी। और अगेन सर, जनरेशन जी को मत भूलें, जितना जबरदस्त इन्होंने जब मैं मीडिया की बात की ना, तो मीडिया को हैंडल जन जी ने ही किया, ऐसे ही जन जी ने, जन अल्फा ने बिल्कुल ठीक है कमाल किया। महक, आप ये सुनने के बाद बहुत ही वही पेट्रियोटिज्म हमारा फिर से जाग उठाए और ज़्यादा यूँ लग रहा है वाघा बॉर्डर पे खड़े हैं। बिल्कुल वाकई बिल्कुल नेचुरल, इनकी फीलिंग्स भी उस वॉइस के साथ बिल्कुल वो रिदम एक यहाँ पे बन गया था। बहुत ही अच्छा माहौल बना दिया, माहौल बना दिया, गरमा दिया माहौल। डॉक्टर साहब, आपने एंजॉय किया? बिल्कुल। अरे ये तो मुझे हमेशा स्कूल के ज़माने की अपनी सेलिब्रेशंस याद आती हैं, सब मिलके ये गाया करते थे।
हमाद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। एक जज्बा होता है ज़रा मिली नगमा जहाँ पे भी हो, फिर आप चूँकि मुल्क से बाहर हैं तो और जज्बात आपके जो है वो बुलंद हो जाते हैं। जी ज़फ़ीर, बड़ी अच्छी आवाज़ में और बड़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की है, इंजॉय किया हमने। परफेक्ट। अच्छा, चूँकि वक्त हमारे पास कम है, ये सब शिकवे शिकायत सब चीज़ें तो ठीक हैं, और रिवायत से हटकर हमें सेलिब्रेशंस आजकल जिस तरह की जा रही हैं, हमें उसमें भी चेंज लाना चाहिए, जो कि शायद हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आ जाए, हमारी आवाज़ें वहाँ तक पहुँच सकें। आखिरी एक मिनट के अंदर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या वो काम है जो अगले साल जब हम इस तरह बैठे हों तो हम कुछ बेहतर पोजीशन में हों? देखें, एक मसला मोहसिन नकवी साहब ने छेड़ा। जी जी, सिस्टम कोलैप्स हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, सही, लेकिन अवाम में बेचैनी तो है। मेरी एक तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो मसाइल हल करें, लोगों के निचली ठीक। सतह तक मसाइल हल होंगे। लोगों को परवाह नहीं है कितने आप सूबे बनाते हैं, कितने आप इंतजामी यूनिट बनाते हैं, लेकिन उनके मसाइल हल करें। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों से मैं गुजारिश करूँगा कि आपने बहुत सब्र किया है, आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है ये आपकी कुर्बानियों की वजह से है। थोड़ी सी और मेहनत कर लें, थोड़ा सा और सब्र कर लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। इंशाल्लाह, बिल्कुल। इसमें इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी, यानी इंडिविजुअली हमें परफॉर्म भी करना होगा, हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी होगी, और हुकूमतों को भी इस कटहरे में लाना होगा कि आप जिम्मेदारी, और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप वोट करें और अपनी वोट की पर्ची से साबित करें कि आप किस पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को सपोर्ट करते हैं। महक, आखिरी पैगाम आपका? मेरी ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी की जो सोशल सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज बहुत करने की important है, ज़रूरत जी। है, और बस इस बेसिक ह्यूमन राइट की अगर हमें फराहमी मिल गई तो फिर हम ये जो है मिट्टी बड़ी पाकिस्तान जरहेज को है, फिर इसमें बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर नहीं साहब, इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरां से ज़रा जरा नम नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साहब। डॉक्टर साहब, आप लास्ट 30 सेकेंड है आपके पास। ज़फ़ीर, मेरा तो पैगाम यही है कि पाकिस्तानी हर शहरी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन हमें गारंटी करता है ना, जी, इसको इंश्योर करना, इसकी ज़मानत देना रियासत का काम है, रियासत ठीक, की ज़िम्मेदारी है। पहला फोकस इसी पे होना चाहिए। जो भी पॉलिसी बनाई जाए, चाहे वो सूबों के इंतज़ामात से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, तालीम हो, जब आप आवाम को उस पॉलिसी का फोकस रखेंगे, तब आपकी पॉलिसीज़ का सही जो समर है वो आपको मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी का फोकस सिर्फ ये होगा कि एक मखसूस रशाफिया के अंदर मौजूद तबका ही मराद हासिल करते रहे, तो ये आप 100 साल और लगा लीजिए, 100 सूबे बना लीजिए, इससे कोई फ़र्क ठीक नहीं है। पड़ने वाला। हमाद, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट 30 सेकेंड आपके पास। ज़फ़ीर, लास्ट में मैं बलूचिस्तान के बारे में ही बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन है जी, ना, वहाँ पे कोई मूवमेंट कर पा रहा है पब्लिक में, और बड़ा खौफ और हरास वहाँ पे फैला हुआ है। गवर्नमेंट जो है वो वज़ीर आला साहब से बातों तक ही वो महदूद है कि ठीक, बलूचिस्तान के हर हिस्से पे जो है हमारा कंट्रोल है। हालात तो सिचुएशन वहाँ पे बड़ी ख़राब है, तो गवर्नमेंट को फोकस करनी चाहिए कि आवाम की जो वहाँ पे बेसिक राइट्स है और बेसिक राइट्स हैं वो वहाँ मिलने पे चाहिए। वक्त ख़त्म हो गया। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आज के इस दिन की निस्बत से और इस अज़्म का इजहार भी कर सकें, और ख़ास तौर पे एक तजदीद अहद वफ़ा करें इस वतन के साथ कि हम परफॉर्म करेंगे, इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे, इज्तमाही तौर पे करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज की ये खुसूसी ट्रांसमिशन भी आपको पसंद आई होगी। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।